हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन किए थे। आज भी हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। पीछे की क्लास में मैंने आपको 13 क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ए से गुजरने वाली एक रेखा भुजा बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार काटती है। तो ये मान लीजिए ये रेखा है एडी, जिसको सीवीएन भी बोल सकते हैं, और बीडी और बीटी और डीसी में जो रेशियो है, रेशियो क्या होता है, डिवाइड ही होता है ना एक तरीके से। तो ये 4 है और ये 5। और साथ ही कहा है कि त्रिभुज ए बी और डी, इसका जो एरिया है वो है 60 सेमी स्क्वायर। और पूछा है कि ए डी और सी का क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया था कि कोई त्रिभुज है, उसमें अगर कोई सीवीएन है तो ये जो जिस अनुपात में ये इसको बांट रही है सामने वाली भुजा को, उसी अनुपात में ये दोनों भुजाएं रहती हैं, और उसी के साथ जो क्षेत्रफल बढ़ता है वो भी इसी अनुपात में बढ़ता है। तो यहां पे देखिए 4 अनुपात बराबर कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ट्रिक है, ये जो है, इनको कैसे सोल्व करना है ये हम रेशियो जब पढ़ेंगे उस टाइम में आपको बता दूंगा। तो देखिए, या फिर अभी देख लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए आपको कहा हुआ है कि 10 बराबर 100 है, और पूछ लिया कि 20 बराबर बताइए। 10 बराबर 100 है और 20 बराबर पूछ लिया। तो देखिए आपने यूनिटरी मेथड एक एक नियम पढ़ा होगा कि 10 बराबर 100 है तो 1 बराबर 100 बटे 10, और 20 बराबर 100 बटे 10 मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये कितना हुआ, 200। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 10 है, 10 से 100 बनाया, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 100 बनेगा। ऐसे ही 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 200 बन जाएगा। या फिर ऐसे देख लीजिए, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब 20 बना, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 200 बनेगा। तो ये है, तो ये तरीका है, ये अपने को यूज करना है। कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड ही है, बस एक एक नियम ही है। इसको थोड़ा सा बस जल्दी करने के तरीके से ऐसे लगता है दूसरा कोई तरीका होगा, लेकिन है यूनिटरी मेथड ही अपना। तो देखिए यहाँ पे 4 = 60 है। अगर मैं इसको 1 बनाऊं तो 4 से डिवाइड कर देता हूं दोनों को। 1 बनाने के लिए दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया तो ये 1 बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार 5 बराबर कितना होगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इसको 5 बनाया, इसको 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा है ना, जब जिससे संख्या प्राप्त करने के लिए जिस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया है दूसरी तरफ भी सेम से करना है। या फिर अपन अगर 2-3 एक साथ संख्या निकाल रहे हैं तो उन सबको उसी से मल्टीप्लाई करना है। या फिर देखिए, ये तो देखिए अपना इससे प्रोपोर्शन वाले मेथड से हो गया, रेशियो वाले मेथड से हो गया। आप देखिए मैंने क्या कहा था, जो बीडी का रेशियो होगा डीसी से, वो ही इन त्रिभुजों का ए बी डी, वो ही इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो ए डी सी के साथ देखिए ये कितना है, बीडी 4, डीसी 5, और इस क्षेत्रफल का ये जो है ये एरिया है, ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, ये दोनों एरिया है। तो ए बी डी का अपने को दिया है कितना है, 60, और ए डी सी का पूछा है, ए डी सी का पूछा है। तो ए डी सी का अपने ने क्वेश्चन मार्क लिख लिया है, जो भी आपको एक्स लिखना है तो लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 60y 4 × 5
60/4 इंटू 5, ये 15 टाइम्स गया, और ये 15 5 जा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, लेकिन इन क्वेश्चनों को जहां तक हो सके इतने छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनको डायग्राम से सॉल्व करना सीखिए। अपने को पता है 4 15, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 75। तो एग्जाम्स में अपने को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने को क्वेश्चन औरों से फास्ट करने हैं, औरों से फास्ट करने, क्यों आता तो सभी को है, ठीक है। तो देखिए अब आगे चलते हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम बात कर रहे थे। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC और ये समकोण है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि x² -1 2x और साथ में x² +1, ये आपको 3 वेरिएबल्स दे देगा, जो उनके बारे में पूछेगा कि ये तीनों क्या है, इन तीनों से कैसा त्रिभुज बनेगा। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चंस में भी काम आएगा। तो देखिए इसमें जो प्लस वाली है x² +1, ये तो होता है कर्ण, और बाकी दो में आप जो भी मानो, या तो बेस या परपेंडिकुलर, जो भी होगा, जो आपकी मर्जी वो मान लो। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए क्या था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, इनका जो सम है वो कर्ण के वर्ग के समान होगा। तो देखिए यहां से x² -1 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x² +1 का होल स्क्वायर, ये यहां पे होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस वाला है पहले, ये होता है a² + b² - 2ab। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x² का स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 -1 का होल स्क्वायर 1, क्योंकि माइनस का, अगर माइनस की कितनी भी पावर हो और वो इवन में होना तो 1 ही आएगा, और ओड में होगी, इवन सम होता है, ओड विषम होता है, अगर ओड होएगा कितना भी ओड हो तो -1, तो 1 आया, -2ab -2 इंटू नहीं लिखे x² और इंटू 1 है, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2x² ही रहेगा। अब देखिए इसी के साथ एक और फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। फॉर्मूला सेम है, जो साइन है वो 2ab के साथ चेंज होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस। साथ ही देखिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर है तो 4x² इक्वल्स टू x4, x² का स्क्वायर किया x4 प्लस 1 प्लस 2ab 2x², इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। अब देखिए इधर कितना है 4x² और ये कितना है -2x², तो इसको इन दोनों का सम किया तो ये 1 यहाँ पे है ही, इन दोनों का सम किया, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस से जो बड़ी संख्या उसका साइन आता है ना, तो ये 2x² इक्वल्स टू x4 + 1 + 2x²। तो देखिए ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम आ गए, तो ये क्या रहा, एक समकोण त्रिभुज रहेगा। तो आपको ये याद रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब x की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी दे सकता है आपको, मान लीजिए उसने p कह दिया तो p² - 1 2p p² + 1। आपको दूसरा कोई वेरिएबल चेंज करके दे दिया, पूछेगा कि इन तीनों भुजाओं को लेकर कौन सा त्रिभुज बनेगा या फिर कैसा त्रिभुज बनेगा। तो अपने को याद रखना है, जब भी ये टर्म्स आएंगी थी तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और जो डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड है। हमने जो पीछे वाली क्लास में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, और वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे
वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे जो अपने परपेंडिकुलर डाला था, ये मान लीजिए ए बी सी और डी। अब वो क्वेश्चन में कहेगा कि इसकी डिस्टेंस p है और a के सामने a लिख दिया, b के सामने ये b लिख दिया पूरा, और ये c के सामने c लिख दिया। ठीक है। अब वो पूछेगा, ये साइड्स आपको कुछ भी दे सकता है, वो अपने को उस टाइम डायग्राम बना के देखना है। अपन इस टाइम ये लेके चल रहे हैं। तो देखिए वो क्या कहेगा, वो पूछेगा, कोई रिलेशन पूछता है यहाँ पे, तो उस रिलेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अपन ने ये बीडी कैसे निकाला था, बीडी निकाला था अपन ने परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई हाइपोटेनियस, कर्ण लंब गुणा आधार बटे कर्ण। तो बीडी यहां पे क्या दे रखा है अपने को, पी। बीडी यहां पे पी दे रखा है, और ए बी कितना दे रखा है, ए बी सी है, बी सी ए है, और ए सी बी है। यहां तक अपन ने किया। अब देखिए मैं इसका दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूं, व्युत्क्रम कर दूं, तो ये क्या बनेगा, ए सी, बी बाई ए सी बन गया। अब देखिए इसी के साथ मैं इनका स्क्वायर भी कर रहा हूं, यहां पे स्क्वायर करेंगे तो ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, 1/p स्क्वायर, इनका मैंने स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, और देखिए ये ax है, इसका होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों पे लगता है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां पे ac का होल स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर जो है, b किसको माना है हमने, कर्ण माना है ना, तो कर्ण के लिए क्या लिखेंगे, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से आधार और परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर का जो सम है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दी मैंने, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू, ये एक बार इसको डिवाइड करेगा और साथ ही एक बार इसको डिवाइड करेगा। तो यहां से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो ये रिलेशन बना है। अब ये हर बार ये नहीं लिखना है कि 1/c स्क्वायर दिखते ही इसको टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगले ने यहाँ पे अगर अपने को x दे दिया, मान लीजिए कोई भी वेरिएबल दे दिया, यहाँ पे उसने b रख दिया, यहाँ पे a रख दिया, फिर c दे दिया, तब रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो 1/p स्क्वायर है, ये किसकी लेंथ है, परपेंडिकुलर जो हमने डाला है, इक्वल्स टू 1/, जो भी आपके पास परपेंडिकुलर है, जो भी आपके पास परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, स्क्वायर प्लस 1/, बेस का स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1/, बेस का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण को भूलना है आपको, और ये फॉर्मूला बनेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, पहले आता था एसएससी में, लेकिन अभी भी कई बार कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम भी आ जाता है ये फॉर्मूला, और छोटी एग्जाम्स हैं उनमें पूछा भी जा सकता है कि 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1/, बेस का। ये इसलिए बताया है कि ये जो वेरिएबल है वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। तो ये अपना दूसरा नंबर जो प्रूफ था वो पूरा हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में कहा है कि एक त्रिभुज है ABC, ये कोई त्रिभुज है AB और C। इसमें कहा है कि AD जो है कोण ABC के आंतरिक कोण द्विभाजक पर लंब है।
AD, ये मान लीजिए AD है। लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है? आंतरिक कोण द्विभाजक के, कोण है ABC के, कोण है ABC के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, इस पे AD है, वो लंब है। तो ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। DE को D से होकर BC के समांतर बनाया गया है। तो DE को BC के समांतर बनाया जाता है, जिससे AC को E पर मिलता है। AC को E पर, ये D है ना, ये D यहां पे, ये जो D है ये यहां पे, और यहां पे E, क्योंकि लिखा है कि AC को E पर मिल सके। AC को E पे मिला। यदि AC की लंबाई 12 सेमी है, तो पूछा गया है कि AE की लंबाई बताइए, AE की लंबाई बताइए। अब देखिए ये जो AD है वो एंगल बाइसेक्टर, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वो कोण ABC के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट हमने माना AM है, या फिर जो भी आपको लेना है F ले लेते हैं, ABCD चल रहा है ना, F ले लिया। अब देखिए यहां पे त्रिभुज ABF में देखिए, त्रिभुज ABF में देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर होने के साथ साथ ये सामने वाली इस भुजा पे परपेंडिकुलर भी बन रहा है त्रिभुज ABF के लिए। मैंने आपको क्या बताया था कि ये अपेक्स एंगल होता है, ये अपेक्स वर्टेक्स है, जो ये वर्टेक्स है जो उसमें ये अपेक्स एंगल है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल था जो समद्विबाहु त्रिभुज था, उसमें ये जो है ये सामने वाले त्रिभुज को भी, कोण को भी बांटेगी और साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी, और ऐसा ही समबाहु त्रिभुज में भी होता है। तो इससे अपने को क्या पता चला कि ये एंगल भी सेम है और ये 90 डिग्री है। तो ये जो त्रिभुज ABF है ये कैसा बना? ये बना या तो समद्विबाहु होगा, या तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो ये जो AD है, ये जो AD और DF है, AD रेशियो DF होगा वो 1:1 होगा ना। क्यों? क्योंकि यहां पे जो D है वो AF को बराबर भागों में बांटेगा, तो ये इसका मिड पॉइंट बनेगा ना। यहां पे भी ये जो D है 90 डिग्री है, तो ये इसको बराबर भागों में बांटता है, इसको बराबर भागों में बांटता है सामने वाले भुजा को। तो देखिए ये बराबर भागों में बांटा, तो ये 1:1 होगा। AD रेशियो DF का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, 1:1 होगा। अब देखिए त्रिभुज AFC में देखिए ये समांतर रेखा खींची गई है। इसने क्वेश्चन में कहा है कि जो D है वो पैरेलल रहेगी, समांतर रहेगी BC के। तो BC के समांतर है तो FC के भी समांतर होगी, क्योंकि लाइन तो सेम ही है ना। तो देखिए D जो है वो FC के भी समांतर होगी, तो समांतर होगी तो दोनों ये त्रिभुज और पूरा त्रिभुज समरूप होंगे, और साथ ही ये जो थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय लगेगी। तो थेल्स प्रमेय क्या बोल रही थी? जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स इन दोनों भुजाओं को, यदि ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो इन बची हुई दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेंगे। तो देखिए ये AD और DF का अनुपात क्या है? 1:1। तो त्रिभुज AFC में AE रेशियो EC भी
1:1 होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय बोलती है ऐसा कि यदि हम कोई समांतर रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के खींचते हैं तो वो जो दो बिंदु रहेंगे दोनों भुजाओं के ऊपर, वो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपातों में बांटेगी। तो ये भी 1:1 होगा। 1:1 का मतलब क्या हुआ, बराबर भागों में बांटेगा। तो ये भी ई भी AC का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। तो ये मध्य बिंदु, तो ये पूरी AC 12 की है। तो पूछा गया अपने से AE की लेंथ, अगर 2 बराबर 12 है तो 1 बराबर 6। तो जो AE की लेंथ है वो हो गई 6 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे आप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा है और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल छोटा है, पर लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको ये देखना है यहाँ पे ये बराबर बांट रहा है क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, आंतरिक कोण द्विभाजक है, ये इसको बराबर बांट रहा है। और साथ ही जो AD है वो परपेंडिकुलर है, AD है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ये जो BD है इस पे, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और BD पे मिल रहा है तो BD पे हुआ। और साथ ही ये जो है परपेंडिकुलर है, तो ऐसा सिर्फ समबाहु त्रिभुज या फिर समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, आइसोसेलेस या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है। और ये 90 डिग्री होता है और ये सामने वाली भुजा को भी बराबर भागों में बांटता है। तो इनका रेशियो कितना होगा, 1:1। अब देखिए इसका 1:1 हो गया और अपने पास सिर्फ AC है और AE पूछा है। तो देखिए जो D है वो E से मिलाया गया है एक रेखा के द्वारा, और साथ ही क्वेश्चन में कहा गया है कि जो D अगर हम मिलाएंगे तो वो BC के समांतर होगी, BC के समांतर होगी, और समांतर है BC के तो FC के भी समांतर होगी। तो यहां से थेल्स प्रमेय से अपने को क्या हुआ कि ये अगर मिड पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी मिड पॉइंट होगा क्योंकि रेशियो सेम होंगे थेल्स प्रमेय से। तो ये भी 1:1 में बांटेगा और पूरा अगर 12 सेंटीमीटर है, 2 बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो AE की पूछा है, AE का मान अनुपातिक मान कितना बन रहा है 1, तो 1 बराबर 6, 2 बराबर 12 है सेंटीमीटर है तो 1 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्वेश्चन पूरा हुआ। आप खुद करेंगे तो पता है ये समद्विबाहु बनेगा, तो यहाँ पे ये 1:1 रहेगा, ये थेल्स प्रमेय से इधर जाएगी, तो ये भी इनका रेशियो भी 1:1, तो 2 = 12 तो 1 = 6। मात्र 5 या 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, ये कोई त्रिभुज ABC, भुजाओं AB और AC पर D और E, AB पे D है और AC पे E है, इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि D जो है वो BC के समांतर है और AD रेशियो DB, AD रेशियो DB 4/5 रेशियो जो है डिवाइड होता है। CD और BE F बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, CD ये CD और BE ये दोनों एक दूसरे को F बिंदु पे काटते हैं। F बिंदु पे काटते हैं तो त्रिभुज DEF और CBF के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, इन दो का अनुपात अपने से पूछा है। तो देखिए पहले तो ये थेल्स DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, तो यहां पे थेल्स लगेगी। तो ये जो अनुपात है
4:5, और ये समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज हैं जो समरूप होंगे, क्योंकि ये एंगल्स भी बराबर होंगे, ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे और एक कॉमन आ ही रहा है। तो देखिए जो यहां पे इन साइड्स का रेशियो देखिए, फिर ए डी अपॉन ए बी, ये रेशियो देखिए। ये रेशियो क्यों होगा? क्योंकि ये समरूप होंगे, मैंने वह लगा रखा है, ये समरूप हो जाएंगे। एंगल बता दिया मैंने ये वाला, और ये पैरेलल है तो ये एंगल्स भी सेम रहेंगे। तो देखिए ए डी के साथ कौन सा है? बी, तो ए डी ए बी। अब देखिए ए डी का तो अपने को पता है कि रेशियो 4 है। अब आई बात ए बी की। ए बी का रेशियो कैसे निकाले? ए बी क्या है? ए डी प्लस डी बी तो है, और रेशियो ए डी का 4 है और ये रेशियो 5 है, तो टोटल ए बी का क्या हुआ? 9। तो ए बी का रेशियो 9 है। ये अपन रेशियो में बात कर रहे हैं, इसलिए अपन जोड़ पा रहे हैं, ठीक है। और अगर वैसे संख्या में होता तो नहीं हो पाता, लेकिन जोड़ तो यहां तो सेम रहेगा, लेकिन रेशियो हम उससे नहीं ले पाएंगे। उन संख्याएं जो दे रखी हैं उनका भी न्यूनतम अपने को रेशियो लेना ही पड़ता है। यहां पे अपने को सीधे रेशियो ही दे रखे हैं। तो देखिए ए डी ए बी का रेशियो 4 9 हो गया, 4 और 9 हो गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे डी किसके साथ है? डी है डीई, वो बीसी के साथ है, तो बीसी कितना बना? 4 9। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों में जो एक करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका अनुपात है वो समान रहता है, तो ये 4:9 है। तो मैं डी और बीसी का भी अनुपात होगा 4:9, 4:9। अब इसी प्रकार आप देखिए त्रिभुज DEF व त्रिभुज BFC में, यहां पे देखिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे? समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अल्टरनेट एंगल हो गए, एकांतर कोण ये समान होंगे। इसी प्रकार ये डी और सी होंगे, और एफ तो शीर्षाभिमुखीय है ही, और अपने को जरूरत भी नहीं है एफ का, तो क्योंकि अपने को पता है ए नियम होता है, कोण कोण नियम से भी अगर हो जाएगा तो 2 कोण बराबर होंगे, तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। तो ये दोनों समरूप हो गए। अब देखिए डी के साथ क्या समरूप आ रहा है? डी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? डी का करस्पॉन्डिंग एंगल बी बन रहा है, नहीं ई का बी बन रहा है, तो ई का बी बन रहा है, एफ का एफ है, और डी का सी बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों समरूप हो गए त्रिभुज, इस प्रकार से ये दोनों समरूप हो गए। मैंने आपको बता दिया समरूप क्यों हुए हैं। अब समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात लिखिए। डीई का बीसी के साथ अनुपात क्या है? बीसी लिख लीजिए, या यहां से सीबी लिख लीजिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। तो ये अनुपात है 4/9 का, 4/9 का। पहले मैंने आपको ये बता दिया कि इस 4/5 से हमने ये 4/9 रेशियो कैसे बनाया है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये रेशियो 4 इसका और बड़े वाले पूरे त्रिभुज का 4:9 हो गया है। भुजाओं का 4:9 हो गया। अब इसी प्रकार ये भी समरूप हो गए, इनका भी 4:9 है ही, ठीक है। अब देखिए ये समरूप हो गए हैं, 4:9 बन गया। अब समरूप त्रिभुजों में क्या होता है? जो क्षेत्रफल है एरिया DEF अपॉन एरिया CBF, ये एरिया है, दोनों के आगे नहीं लिख रहा है इसलिए लिख दिया ऊपर। ये जो एरिया है उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड है उनके स्क्वायर्स के इक्वल रहता है, मैंने आपको बताया। तो डी और सीबी का अपने पास रेशियो आ गया 4/9, और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 16/81, 16/81। तो जो अपने से क्वेश्चन पूछा उसका आंसर 16:81, ये हो गया 16:81। अपने को क्या करना है?
रेशियो दे रखा है 4:5। अब इस 4:5 का आप ऐसे मत कर देना कि सीधा भाई हमको तो ये मिला है, ये त्रिभुज है दिख रहा है, बस 4 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया, 16:25। ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो लेनी पड़ेगी। इसकी 4 है, इसकी पूरे की 9 बन रही है, तब ये रेशियो अपने पास 4:9 बना है। और इन दो त्रिभुजों को अपन ने समरूप बता दिया। इन दोनों को समरूप बताने से जो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स बन रही है उनके रेशियो है, उनके रेशियो का स्क्वायर करेंगे तब अपने पास इन ट्राइंगल्स के एरिया है उनका रेशियो आ जाएगा। तो ये अपना रेशियो आया 16:81। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 भी पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये दो त्रिभुज, एक एबीसी है और एक एबीसी है और एक पी क्यू आर, इनमें दोनों समरूप है और AB का और PQ का जो रेशियो है वो 2:3। अब क्या कहा है कि AD जो है वो त्रिभुज ABC में BC पे माध्यिका है, तो माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटती है। इसी प्रकार PS है जो QR पे माध्यिका है। तो अगले ने अपने से पूछा है कि BD बाई QS का होल स्क्वायर बताइए, BD बाई QS का होल स्क्वायर बताइए। अब देखिए ये क्या है, अगर ये 2 है, ये 3 है और उसने कहा भी है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बनाइए, AB बाई PQ, BC बाई QR। तो अपने को यही चाहिए बस, ठीक है, AB बाई PQ, BC बाई QR, ठीक है। तो देखिए ये 2:3 अपने को दिया हुआ है, 2:3 अपने को AB बाई PQ दिया हुआ है, तो BC बाई QR भी 2:3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों समरूप है, समरूप है तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम रहेगा। तो देखिए ये BC और ये QR, इनके रेशियो भी 2:3 हो जाएंगे। अब देखिए ये जो BD है मैं इसको 2 मान रहा हूं और QR को 3 मान रहा हूं, और जो ये पूछा गया अपने से BD के बारे में, BC 2 मानी, QR 3 मानी। BD क्या है, माध्यिका से आने के बाद में एक साइड बन गई, एक ये बन गया पार्ट और एक ये बन गया पार्ट, और माध्यिका क्या करती है, मीडियन क्या करती है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये 1 ये 1, ये रेशियो में लिख रहा हूं, ये रेशियो, ठीक है। तो यहां से देखिए BD क्या होगा, 2/2, 1 हो गया, BD हो गया 2/2, 1, क्योंकि अगर ये रेशियो 2 है, इस रेशियो को मैंने मान लिया कि यही साइड है, तो ये 2, तो ये पूरा इसको 2 भागों में बराबर बांटेगा, तो मीडियन बांटेगी, तो ये 2 का ये 1 हो गया, और यहाँ पे QS है वो 3/2 हो गया। BD 1 हो गई और QS से 3/2 हो गया। तो यहां से देखिए BD 1 है, Q/2 3/2, QS है जो 3/2 और इनका होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसका ये नीचे है, देखिए A/B अगर C होता है तो A × C/B इसका आंसर होता है। ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, देखिए यहाँ पे 2/3 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर 2/3, क्योंकि ये 2 ऊपर गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 का 2 ही रहा, और इनका होल स्क्वायर तो 4/9, 4/9 अपना आंसर रहा। किसके लिए, BD/QS का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, ये साइड्स का रेशियो अपने को दे रखा है पहले से, ये साइड्स का रेशियो नीचे भी BC और QR का भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों समरूप हैं। और ये जो BD है, BD की वैल्यू क्या रहेगी,
BD इसकी हाफ होगी पूरी BC की, और मैंने कहा कि 2 रेशियो है, या फिर मैंने मान ही लिया कि ये 2 है ये 3 है, तो BD क्या रहेगी 2/2 1 रहेगी, QS क्या रहेगा 3/2, तो 3/2 रही, और 1/3/2 का होल स्क्वायर किया, ये 2 ऊपर गया, 2/3 का होल स्क्वायर 4/9। तो ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे तब आने लग जाएंगे, और बाकी इजी है अभी तक तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 17 भी हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा है कि त्रिभुज है ABC। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB और BC पर क्रमशः D और E इस प्रकार है। AB और BC पे, AB पे D मान लिया ये है, और BC पे E है। इस प्रकार है कि D है, जो D है ना वो समांतर है AC की। D जो है समांतर है AC की। AD रेशियो DB अपने को दिया है, AD DB 5:3। तो त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का रेशियो समलंब चतुर्भुज होता है ट्रेपेजियम ACED के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो त्रिभुज BDE और साथ ही त्रिभुज समलंब चतुर्भुज ACE और D, इन दोनों का, इसका और इसका क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अब देखिए इसका तो हम सीधा निकाल नहीं सकते, लेकिन हम इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो रेशियो अपने पास आएगा वो निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ये दोनों पैरेलल है तो त्रिभुज BDE समरूप होगा त्रिभुज BD और E सेम रहेंगे, तो D के साथ BAC, ये दोनों समरूप रहेंगे तो इनके साइड्स के रेशियो अपने पास कौन सी दे रखी है, ये वाली ले लेते हैं, BD/BA। साइड BD कितनी है 3, और BA कितनी रहेगी 3 और 5 8, मैंने पीछे बता दिया कैसे 8 रहेगी। इनका सम ले लेंगे तो ये पूरी साइड का रेशियो बन जाएगा, BA जो कि AB भी है 8 हो गया। अब देखिए ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ गया। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ गया तो यहां से त्रिभुज BDE अपॉन त्रिभुज BAC, इनके जो एरिया है उनका रेशियो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर, जो कि 3/8 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/64, 9/64। अब देखिए ये रेशियो 9 किसका आया, BDE का आया, तो ये रेशियो 9 BDE का लिख दिया। अब अपने से पूछा है BDE के साथ इस ट्रेपेजियम का रेशियो पूछा है। अब ये ट्रेपेजियम है, इसका रेशियो कैसे निकाले, अपने पास पूरे का आ गया कितना 64, पूरे इस ट्राइंगल का 64 है और इस छोटे ट्राइंगल का 9 आया। तो अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल में से ये छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया अगर हटा दूं तो ये ट्रेपेजियम का आ जाएगा, है ना। तो ये जो अपने पास रेशियो बना वो 9:55। देखिए ये पूरा त्रिभुज है, इसका मेरे पास क्षेत्रफल जब आ गया है, रेशियो में आया, रियल नहीं है रेशियो में है। अब ये अगर अपने पास रेशियो आ गया है, ये पूरे का 64 है और इसका 9 है, तो ये निकालने के लिए बोला है, तो ये 64 है ये 9 है, तो इन दोनों का अगर सिर्फ इसके लिए बोले तो अगर मैं पूरे में से इस छोटे वाले का एरिया निकाल दूंगा तो इस ट्रेपेजियम का ही बचेगा ना, तो वो अपने पास बचा 55, तो 9:55 अपना आंसर।
ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं इनमें से ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और आगे भी इसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 भी पूरा हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा है कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, कोण ए का द्विभाजक भुजा एसी को डी पे मिलता है। जो कोण बी का बाइसेक्टर है वो साइड एसी को डी पे मिल रहा है, डी पे मिल रहा है। ए बी 10 दिया है, बी सी 11 दिया है और ए सी जो है वो 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है और पूछा है कि ए डी की वैल्यू बताइए। ए डी की वैल्यू बताइए। एंगल बाइसेक्टर तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। अब देखिए ए डी की वैल्यू बतानी है। मैंने आपको बता रखा है एंगल बाइसेक्टर होगा वो ये जो साइड्स का रेशियो होगा ए बी अपॉन बी सी, ये जो साइड्स का रेशियो होगा वो सामने वाली भुजा को भी इसी रेशियो में काटेगा, तो ए डी बाई डी सी इसके इक्वल होगा। अब देखिए ए डी कितना है, ए बी 10 और बी सी कितना है 11। तो यहां से ये ए बी बटा बी सी का रेशियो बन गया 10:11। डिवाइड में लिख दिया मैंने, बाकी ये रेशियो है 10/11, 10:11। अब उसने कहा है कि एडी बताइए। देखिए एडी क्या होगा, पूरी डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई जो एडी है वो किसकी तरफ है, 10 की तरफ है, तो 10 बाई ये इसका रेशियो की वैल्यू है, अनुपातिक मान रहेगा इस एडी के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये साइड्स अगर 10-11 की है तो इनका जो रेशियो होगा उसी रेशियो में ये सामने वाली तीसरी भुजा को भी काटेगा, तो ये 10:11, तो ये 10 और पूरी साइड अपने को 14 दे रखी है। ये भी अपन रेशियो करेंगे तब वहां पे सीख लेंगे कि कैसे अनुपातिक मान निकालते हैं पूरी वैल्यू से। तो ये 14 पूरी वैल्यू, इसका रेशियो कितना है 10 और टोटल रेशियो 10 + 11 कितना रहा 14 गुणा 10/21। 7 से 7 3 जा 7 2 जा 20/3। तो ये अपने पास एडी की वैल्यू आ गई 20/3। इसी प्रकार अपने को बोलता है कि सीडी की वैल्यू निकालो, सीडी की वैल्यू निकालो तो टोटल डिस्टेंस 14, इसका रेशियो 11 और टोटल रेशियो कितना है 10 + 11, तो 14 × 11/21। 7 से 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 22/3 सेंटीमीटर, 22/3 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 19 भी पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके और भी क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी मेंस में या प्री में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और थोड़े इनसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, एरिया बेस्ड होंगे और समरूपता बेस्ड ही होंगे, सिमिलरिटी बेस्ड ही होंगे। ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही। आगे वाली क्लास में देखेंगे अब। तो आपको कैसा लग रहा है पढ़ाया हुआ? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।